हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 52 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये सूची नंबर 2 दिया गया है, हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला हमारा टोटेमवाद। टोटेमवाद का संबंध किससे है? तो यह संबंध है जनजातीय समाज से। किससे? इसका संबंध जनजातीय समाज से है। कुटुंबवाद का संबंध किससे है? तो कुटुंबवाद का संबंध है कृषक समाज से। किससे? कृषक समाज से। गतिशीलता का संबंध किससे है? तो गतिशीलता का संबंध है औद्योगिक समाज से। और प्रौद्योगिकी बौद्धिकता का संबंध किससे है? इसका संबंध है उत्तर औद्योगिक समाज से। किससे? उत्तर औद्योगिक समाज से। टोटेमवाद का जनजातीय समाज से, कुटुंबवाद का कृषक समाज से, गतिशीलता का औद्योगिक समाज से और प्रौद्योगिकी बौद्धिकता का संबंध उत्तर औद्योगिक समाज से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 दिया गया है निजी संपत्ति का अभाव। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है हस्तशिल्प तथा कृषि में एकत्व। पॉइंट नंबर 3 है निर्बल राजकीय उपकरण और पॉइंट नंबर 4 है दक्ष नौकरशाही। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त के किस संयोजन से एशियाई उत्पादन प्रणाली का संगठन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 से। समुदाय आधारित उत्पादन प्रणाली के ऐसे रूप को एशियाई उत्पादन प्रणाली कहा गया है जिसमें भूस्वामित्व सामुदायिक होता है तथा जिसमें राज्य शक्ति की अभिव्यक्ति इन समुदायों को वास्तविकता एवं काल्पनिक एकता के जरिए होता है। निजी संपत्ति का अभाव तथा हस्तशिल्प तथा कृषि में एकत्व, ये जो है एशियाई उत्पादन प्रणाली के जो है संगठन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजी संपत्ति का अभाव और हस्तशिल्प तथा कृषि में एकत्व। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि परंपरागत समाजों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन के लिए औद्योगिकताओं प्रायः एक जादुई सूत्र समझा गया है और इसका कारण दिया गया है कि संपूर्ण विश्व के परंपरागत समाजों ने औद्योगिकीकरण को बगैर किसी झिझक के स्वीकार किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है, आइए जानते हैं। परंपरागत समाजों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन के लिए औद्योगिकता को प्रायः एक जादुई सूत्र जो है समझा गया था, परंतु अभी भी संपूर्ण विश्व के समाजों में औद्योगिकीकरण अभी पूर्णतया स्वीकार नहीं हुआ है। तो इसी वजह से कथन ए जो है हमारा, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि कथन ए जो है यह सही है परंतु कारण आर जो दिया गया है यह गलत है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे टोटल कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए चरणों का मतलब 4 चरणों का नाम दिया गया है। पहला है सामंतवादी, दूसरा है आदिम सामान्यवाद, तीसरा है पुरातन और चौथा है पूंजीवादी। क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन इन चरणों का सही क्रम है। सामाजिक परिवर्तन में इन चरणों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले नंबर पे आएगा जो है आदिम साम्यवाद, दूसरे नंबर पे आएगा पुरातन, तीसरे नंबर पे आएगा सामंतवादी और चौथे नंबर पे आएगा
पूंजीवादी। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था को एक निर्णायक संस्था मानकर कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने लिखा है कि व्यापक रूप में हम एशियाई प्राचीन सामंती समाज और आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाएं या युग मान सकते हैं। अन्य स्थान पर आपने जो है तथा मतलब इन्होंने और एंजल्स ने आदिम साम्यवादी और प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी को जो है मानव इतिहास का प्रमुख युग कहा है। बोटोमोर ने बताया है कि यदि हम इन दोनों योजनाओं को मिला दें तो हमें समाजों के 5 प्रमुख प्रकार मिल सकते हैं या मिलते हैं। पहला है आदिम साम्यवादी, दूसरा है एशियाई, तीसरा है प्राचीन, चौथा है सामंतवादी और पांचवा है पूंजीवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्थाओं में से कौन सी एक तार्किक विधित प्रकार की वैधता पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है एकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है अल्पतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र और ऑप्शन नंबर डी है वयोवृद्धि तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है तथा इसके मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अपनी इसी विशेषता से क्या होता है कि अपनी इसी विशेषता के कारण यह सर्वाधिक तार्किक एवं व्यवहारिक प्रणाली के रूप में लोकप्रिय रही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे टोटल 4 कथन दिया गया है। पहला है यह एक धर्मनिरपेक्षीकृत प्रकार का मानक है, दूसरा है यह एक सचेत विचार तथा आयोजना की उपज है, तीसरा है इसको किसी विशिष्ट अभिकरण अथवा अभिकरणों द्वारा अधिनियमित किया गया है और चौथा है इसको सरकार का समर्थन प्राप्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है कानून से संबंधित है? इनमें से कौन कौन से कथन है जो कानून से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि ये चारों ही कानून से संबंधित हुए हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक या नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म के नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के लिए बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। भारतीय संदर्भ में निरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों को अनेक विकास तथा प्रथाओं के पालन संबंधी समान अवसर प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंतः जनजातीय आर्थिक संबंध अधिकतर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीपी मुद्रा पर, ऑप्शन नंबर बी है जजमानी व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी है वस्तु विनिमय और अदला बदली पर और ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तर मुद्रा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वस्तु विनिमय और अदला बदली पर। जनजाति के आंतरिक आर्थिक संबंध सदैव वस्तु विनिमय या बार्टर प्रणाली के रूप में प्रचलित होते हैं। जनजातियों में उपहार, विनिमय एवं व्यवहार के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। उपहारों का उद्देश्य उत्पादन के वितरण तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों को अस्थायित्व देना होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषित विशेषता है अदला बदली। ऑप्शन नंबर ए है प्रलेखों की, ऑप्शन नंबर बी है भूमि की, ऑप्शन नंबर सी है वस्तुओं और सेवाओं की और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं और सेवाओं की। ऑस्कर लेविस जजमानी प्रथा के प्रमुख अध्ययनकर्ता हैं। जजमानी प्रथा में 2 प्रकार की जातियां होती हैं। पहला है एक को जजमान और दूसरी को जो है कमीन जो है कहा जाता है। सेवा प्राप्त करने वाली जातियां जजमान तथा सेवा प्रदान करने वाली जातियां कमीन कहलाती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है। पॉइंट नंबर 1 है जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को, पॉइंट नंबर 2 है अन्यत्र वासी भू स्वामित्व को, पॉइंट नंबर 3 है सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को और पॉइंट नंबर 4 है संरचनात्मक गतिशीलता को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 3 यानी कि जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रितता को और सामाजिक परस्पर के सिद्धांत को। जजमानी व्यवस्था में सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं। ब्राह्मण विवाह उत्सव त्योहार के समय दूसरी जातियों के यहाँ जो है अनुष्ठान करवाते हैं। तो नाई बाल काटने, धोबी कपड़ा धोने, चमार जूता बनाने,
जुलाहा कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये सूची नंबर 2 दिया गया है, हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। झुग्गी झोपड़ी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी बस्ती का संबंध किससे है? तो यह संबंध है पुरुष कामगारों का क्षेत्र, यानी कि झुग्गी झोपड़ी जो बस्ती होती है यहाँ पे जो है पुरुष कामगारों का क्षेत्र जो है कहा जाता है। मजदूर संघ क्या होता है? मजदूर संघ जो है ये श्रमिक नेता होते हैं। मजदूर संघ का संबंध किससे है? तो श्रमिक नेता से है। वस्त्र उत्पादन का संबंध किससे है? तो यह कारखाने से है। किससे है? कारखाने से है। और उत्पाद की बिक्री का संबंध किससे है? तो यह बाजार से है। ठीक है। झुग्गी झोपड़ी बस्ती का संबंध पुरुष कामगारों का क्षेत्र से है। मजदूर संघ का संबंध श्रमिक नेता से है। वस्त्र उत्पाद का संबंध कारखाने से और उत्पादन की बिक्री का संबंध बाजार से है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विद्वानों ने अल्प विकास और विकास के सिद्धांत को स्पष्ट किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्र से संबंधित अनुभवों से। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में अल्प विकास की ओर अग्रसर होने के पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं। आधुनिक प्रविधियों का प्रयोग जो है कर इन देशों ने जो है क्या किया है कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं की इतना सबल बना लिया है कि ये देश एशियाई टाइगर कहलाने लगे हैं। इनमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है। पॉइंट नंबर 1 है काले धन एवं सफेद धन का विद्यमान होना। पॉइंट नंबर 2 है कृषि एवं उद्योग का विद्यमान होना। और पॉइंट नंबर 3 है व्यावसायिक कृषि एवं सहायक खेती का विद्यमान होना। और पॉइंट नंबर 4 है आधुनिक उद्योग एवं व्यावसायिक कृषि के साथ निर्वाह खेती एवं परंपरागत हस्तशिल्प का सह अस्तित्व होना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो दोहरी अर्थव्यवस्था में जो है कृषि एवं उद्योग, व्यावसायिक कृषि एवं सहायक खेती तथा आधुनिक उद्योग एवं व्यावसायिक कृषि के साथ निर्वाह खेती एवं परंपरागत हस्तशिल्प का सह अस्तित्व होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अन्य प्रणालियों से भिन्न मानी गई है, किस आधार पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्जीव ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। यानी कि उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली अन्य प्रणालियों से भिन्न मानी गई है क्योंकि औद्योगिक प्रणाली में निर्जीव ऊर्जा स्रोत डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कर्म से, ऑप्शन नंबर बी है न्याय से, ऑप्शन नंबर सी है शल्य चिकित्सा से और ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र से और लास्ट है ऑप्शन नंबर ई, यह है वर्ण आश्रम व्यवस्था से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शल्य चिकित्सा से। ठीक है, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राजधर्म, ऑप्शन नंबर बी है आश्रम धर्म, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य धर्म, ऑप्शन नंबर डी है गौ धर्म और ऑप्शन नंबर ई है आपद धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौ धर्म। मनु के अनुसार निम्न जो है 4 प्रकार के जो है धर्म हैं। पहला है राजधर्म, दूसरा है आश्रम धर्म, तीसरा है सामान्य धर्म और चौथा है आपद धर्म। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह जो है गौ धर्म है, यह जो है मनु के अनुसार एक धर्म नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ताराबाद किनमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ठाकुरों में, ऑप्शन नंबर बी है नायरो जनजात में, ऑप्शन नंबर सी है नंबू दिरिश जनजात में, ऑप्शन नंबर डी है कायस्थ में और ऑप्शन नंबर ई है वैष्णव जनजात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायरो जनजात में।
तारवाड़ एक मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार है जो केरल के मालाबार के नायरों में पाया जाता है, जबकि एकाकी परिवार को तावजी कहते हैं। नायर संयुक्त परिवार में एक स्त्री वंश की कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं। तारवाड़ में सभी रक्त संबंधित सदस्य ही होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी इसमें नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवारों के विघटन का एक कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा की आधुनिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है नगरीकरण, ऑप्शन नंबर डी है सांप्रदायिकता और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है, जबकि ये चारों जो है ये चारों ही सांप्रदायिकता संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 के शुद्ध विज्ञान का समूह सूची 2 में इसके प्रयुक्त ब्रांच से मिलान करें। तो सूची नंबर 1 में शुद्ध विज्ञान का नाम दिया गया है और सूची नंबर 2 में उनके ब्रांच का नाम दिया गया है। तो हमें इनका आपस में मिलान करना है, तो आइए इनका हम आपस में मिलान करते हैं। भौतिक विज्ञान पहला है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो ब्रांच है वह कौन सा है? तो भौतिक विज्ञान का ब्रांच है इंजीनियरिंग। कौन सा है? तो यह इंजीनियरिंग है। रसायन विज्ञान का कौन सा है? तो रसायन विज्ञान का है औषध विज्ञान। कौन सा है? औषध विज्ञान। समाज शास्त्र का कौन सा है? समाज शास्त्र का है सामाजिक कार्य। और राजनीतिक विज्ञान का क्या है? राजनीतिक विज्ञान का है लोक प्रशासन। क्या है? लोक प्रशासन। और लास्ट है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो इसका ब्रांच है वह क्या है? तो मनोविज्ञान का ब्रांच है मनोरोग विज्ञान। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान का इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान का औषध विज्ञान, समाजशास्त्र का सामाजिक कार्य, राजनीतिक विज्ञान का लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का जो ब्रांच है वह है मनोरोग विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान आवश्यक ज्ञान है लेकिन तकनीक व्यवहारिक ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी है तकनीक सार्वभौमिक है लेकिन विज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है तकनीकी विज्ञान से पुरानी है। ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान हमेशा तकनीक से बेहतर होता है। और ऑप्शन नंबर ई है विज्ञान और तकनीक आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विज्ञान हमेशा तकनीक से बेहतर होता है। यह हमारा गलत है। विज्ञान हमेशा तकनीक से बेहतर होता है, यह कथन हमारा गलत है। बाकी ये चारों ही कथन हमारे विज्ञान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में नव प्रवर्तन के दशक के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2000 से 2010 के बीच। ऑप्शन नंबर बी है 1980 से 1990 के बीच। ऑप्शन नंबर सी है 2010 से 2020 के बीच। ऑप्शन नंबर डी है 2020 से 2030 के बीच। और ऑप्शन नंबर ई है 1990 से 2000 के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2010 से 2020 के बीच। वर्ष 2010 से 2020 का दशक भारत में नव प्रवर्तन के दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपसे पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें कई स्टूडेंट ने जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताया था। और आप लोग मिलान कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन के आंसर सही थे या गलत। तो संविधान उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए है समुदाय का, ऑप्शन नंबर बी है संघ का, ऑप्शन नंबर सी है संस्था का और ऑप्शन नंबर डी है इन सभी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी संस्था का। सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। अतः संविधान नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सहजीविता का अर्थ है। सहजीविता का अर्थ क्या है? फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि आज के इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स साथ ही साथ आप लोग यह जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।